नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट विमेन पॉलीटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस वीडियो में हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। वाटर पॉल्यूशन को समझने से पहले हम वाटर साइकिल को समझेंगे, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के बारे में भी स्टडी करेंगे। जल का महत्व। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से कुछ कोटेशन प्रचलित है, जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल है तो कल है। ये कोटेशन अपने आप में जल के महत्व को समझाने के लिए पर्याप्त है। जल पर्यावरण का अभिन्न अंग है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल का होना अत्यंत आवश्यक है। जल की अनुपस्थिति में मानव कुछ दिन ही जिंदा रह पाता है, क्योंकि मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल से निर्मित होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% पार्ट समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है, और इस जल में लवणों की अधिकता होने के कारण, अर्थात खारा पानी होने के कारण, यह मनुष्य द्वारा पीने और अन्य दैनिक कार्यों के उपयोग में नहीं लिया जाता। शेष 3% जल जो है, उसमें से 2% जल है वो स्नो कवर के फॉर्म में है, बर्फ के रूप में ध्रुवों पर जमा है, आइस कैप पोलर आइस के रूप में है। इस प्रकार मात्र 1% जल है, उपलब्ध जल का मात्र 1% जल है जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में, कुओं में, झरनों में आदि स्रोतों में के रूप में उपलब्ध है, जिसे मनुष्य सदियों से काम में ले रहा है। पृथ्वी पर जलीय चक्र के कारण जल की उपलब्धता सर्वथा बनी रहती है, अर्थात जल जो है उसकी टोटल अमाउंट है वो पृथ्वी पर फिक्स है, उसमें ना तो बढ़ोतरी हो रही है और ना ही कमी हो रही है। केवल वो अपने भौतिक अवस्था में परिवर्तन करता रहता है भौतिक कारणों से, इसलिए वो पूरा एक वाटर साइकिल क्रिएट करता है, और यह जलीय चक्र जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है और किस तरह से एक्टिवेट होता है। देखिए, जब सूर्य का तीव्र प्रकाश पृथ्वी पर और समुद्र पर समान रूप से पड़ता रहता है, तब इस सूर्य की उपलब्ध ऊष्मा के कारण से जो सरफेस वाटर है, वो सरफेस वाटर सूर्य की ऊष्मा को ग्रहण कर कर भाप में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो भाप बनकर यह जल हल्का होने के कारण गैसीय फॉर्म में ऊपर की तरफ उठता है वायुमंडल में, और जैसे जैसे ये ऊपर उठता है वैसे वैसे ये ठंडा होता जाता है, और एक सर्टेन ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह जल है वो कंडेंस्ड हो जाता है, संघनित हो जाता है, और वो कंडेंस होने के कारण से ही क्लाउड फॉर्मेशन दिखता है और हमें बादल बनना नजर आते हैं। जब ये कंडेंसेशन के कारण से जल की मात्रा उस बादल में इतनी अधिक हो जाती है कि वो अब और जल को अपने में स्टोर नहीं कैरी नहीं कर सकता, तो वो जल फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू, अर्थात वर्षण के थ्रू, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर अगर होता है तो उसे हम वर्षा कहते हैं, रेन कहते हैं। अगर इन द फॉर्म ऑफ स्नो होता है तो उसे स्नोफॉल कहते हैं। हेलस्टॉर्म्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ओलावृष्टि। तो ये सभी प्रेसिपिटेशन के रूप हैं जो अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं, लेकिन ये सारा जल प्रेसिपिटेशन के माध्यम से वापस वायुमंडल से पृथ्वी पर गिर जाता है। अब जब ये पृथ्वी की सतह पर गिरता है, उस वक्त दो क्रियाएं होती है। कुछ तो सतह की जो कैविटीज होती हैं वो भरकर तालाब और झीलों की फॉर्म में बन जाती है। पहाड़ों पर गिरने वाला जो जल है वो सतह पर बहते हुए नदियों का रूप धारण करके अंततः समुद्रों में पहुंच जाता है। लेकिन कुछ प्रतिशत जल, यदि उसको समय मिलता है, तो वो जल सॉइल के जो पार्टिकल है उनके मध्य में से होता हुआ सॉइल उस जल को एब्जॉर्ब करती है, और जब सैचुरेटेड हो जाती है तो उसके वो वाटर है वो नीचे परकोलेट होता है, नीचे बूंद बूंद करके रिसता है और धरती में समाहित होकर एक्वीफायर जनरेट करता है, और
तो इस तरह जल की धाराएं पृथ्वी की सतह के नीचे भी हमें मिलती हैं, जिन्हें हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, और अंततः वो धाराएं भी जाकर कभी ना कभी कहीं ना कहीं समुद्र में मिल जाती है। इस तरह से यूं कहेंगे कि वाटर बॉडी से पानी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है और पुनः अंततः वाटर बॉडी में आकर ही समाहित हो जाता है। इस पूरी साइक्लिक पैटर्न को हम जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जलीय परिसंचरण सर्कुलेशन द्वारा निर्मित एक चक्र, जिसके अंतर्गत जल महासागर से वायुमंडल में, वायुमंडल से भूतल पर और भूमि के अंदर, तथा भूतल और भूमि के अंदर से पुनः महासागर में पहुंच जाता है। इस क्लोज्ड लूप को हम जल चक्र कहते हैं। महासागर से इवोपरेशन द्वारा जल वाष्प के रूप में जल वायुमंडल के ऊपर उठता है, जहां जल वाष्प के कंडेंसेशन से बादल बनते हैं, तथा ये कंडेंसेशन एक्सेस अमाउंट में होने के कारण हैवी हो जाता है और वो एटमॉस्फेयर में सस्टेन नहीं रह पाता और प्रेसिपिटेशन अर्थात वर्षण के थ्रू पुनः जल वर्षा अथवा हिम वर्षा के रूप में जल भूतल पर आकर पुनः गिरता है और नदियों से होता हुआ तथा जमीन के अंदर रिसता हुआ अंततः पुनः महासागर में पहुंच जाता है। इस प्रकार एक जल चक्र पूरा हो जाता है। अब पृथ्वी पर पाया जाने वाला जल है, उसको अगर हम क्लासीफाई करें तो दो तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है उसमें। एक तो सरफेस वाटर, जिसे हम सतही जल कहते हैं, और दूसरा धरती की सतह से नीचे पाया जाने वाला जल, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। जल एवं जलवाष्प की क्रिया सूर्य एवं गुरुत्व द्वारा निरंतर संचालित होने वाली प्राकृतिक क्रिया है, जिसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। समुद्र एवं सतही भूमि से जल का वाष्पोत्सर्जन होकर यही जल पुनः पृथ्वी पर पानी की बूंदों के रूप में वापस आ जाता है। पृथ्वी पर समस्त अलवण जल का स्रोत वर्षा है, अर्थात वर्षा से जो जल गिरता है उसमें किसी भी तरह के लवण मौजूद नहीं रहते, वो शुद्ध जल होता है। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात पृथ्वी में उपस्थित लवण हैं वो जल में मिश्रित होते हैं और जल को लवणीय बनाते हैं। जब वर्षा होती है तो पृथ्वी पर गिरने वाला जल धारा के रूप में प्रवाहित होकर झरनों, तालाब तथा झीलों में चला जाता है। यह संपूर्ण जल जो सतह पर उपलब्ध है सतही जल अर्थात सरफेस वाटर कहलाता है। तो बांध, झीलें, तालाब, नदी, नाले, ये सभी के सभी सतही जल के उदाहरण। जैसे प्राकृतिक झीलें तथा तालाब, कृत्रिम जलाशय तथा बांध, नदियां एवं धाराएं, समुद्र तथा महासागर इत्यादि। समुद्रीय जल और महासागरीय जल भी सतही जल का ही उदाहरण है, क्योंकि यह सतह पर मौजूद वाटर बॉडी है। भूमिगत जल, वर्षा के इस जल का कुछ भाग भूमि के अंदर सॉइल जोन में अवशोषित होकर एकत्र हो जाता है, अर्थात सॉइल की टेंडेंसी होती है वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने में एब्जॉर्ब करने की। यह मृदा क्षेत्र जब संतृप्त होता है तो यह जल अब नीचे की तरफ प्रवाहित होने लगता है। संतृप्तता का यह क्षेत्र मृदा के उस स्थान पर होता है जहां मृदा के सभी छिद्र जल से भर जाते हैं। तो पहले सॉइल की जो अपर लेयर है वो सैचुरेट होगी, वो संतृप्त होगी जल को अवशोषित करके, और फिर एक्सेस वाटर है तो वो नीचे की ओर रिसेगा, परकोलेट होगा। इस क्रिया को परकोलेशन कहते हैं। वर्षा के जल का कुछ भाग धीरे धीरे संचारित होकर गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि के नीचे चला जाता है। अतः भूजल बनने की यह क्रिया एक्विफायर जलभृत कहलाती है और संचित जल भूजल ग्राउंड वाटर कहलाता है। गुरुत्व प्रभाव के फलस्वरूप भूमिगत जल धीरे धीरे मृदा के भीतर चला जाता है। निचले क्षेत्रों में यह झरने एवं धारा के रूप में बाहर आ जाता है। सतही जल एवं भूजल दोनों अंततः महासागरों में पुनः वापस चले जाते हैं, जहां से वायुमंडलीय जलवाष्प की आपूर्ति वाष्पीकरण द्वारा होती रहती है। हवाएं नमी को भूमि पर लाती है, जिससे अवक्षेपण होता है तथा जलचक्र निरंतर चलता रहता है। अवक्षेपण की इस प्रक्रिया को, जिसके द्वारा भूमिगत जल की आपूर्ति होती है, पुनर्भरण अथवा रिचार्ज कहते हैं। सामान्य रूप से पुनर्भरण उष्णकटिबंधीय जलवायु में वर्षा ऋतु के समय ही होता है अथवा यह बसंत के मौसम में होता है।
पृथ्वी पर गिरने वाला यह प्रेसिपिटेशन अक्सर 10 से 20% तक होता है, जो मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है एवं जल धारण करने वाले स्तर पर योगदान देता है, उदाहरण एक्वीफायर। अगर हम सतही जल और भूजल को कंपेयर करें, उनकी तुलना करें, तो सतही जल ऐसा जल होता है जो भूमि की सतह पर झरनों, नदियों, तालाबों तथा झीलों के रूप में उपस्थित होता है। भूजल ऐसा जल है जो सामान्यतः भूमिगत रूप में पाया जाता है तथा जिसे कुओं, ट्यूबवेल तथा हैंडपंप द्वारा खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। सतही जल को अक्सर किसी अन्य स्थान पर ले जाने में काफी खर्चा आता है, अतः यह काफी महंगा होता है। भूजल केवल अपने प्रयोग के स्थान पर वहीं उपलब्ध होता है जहां इसकी आवश्यकता होती है तथा इसे किसी स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए यह सस्ता पड़ता है। सतही जल का परोक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दूषित होता है। सरफेस वाटर में प्रदूषण मिलते रहते हैं, प्रदूषित तत्व मिलते रहते हैं, जिससे ये समय उपरांत प्रदूषित होता रहता है। भूमिगत जल अधिकतर स्वच्छ होता है और इसका प्रयोग सीधे किया जा सकता है, बिना इसका शुद्धिकरण किए भी किया जा सकता है। सतही जल खुला होता है एवं वाष्पीकरण क्षति पर अक्सर निर्भर है तथा इस प्रकार सूखे के समय इस जल पर निर्भरता कम होती है। भूमिगत जल जो होता है वह जमीन के नीचे पाया जाता है, इस पर वाष्पीकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार सूखे के समय इस प्रकार के जल पर निर्भरता अधिक रह सकती है। अब हम जल प्रदूषण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जब शुद्ध जल में कोई अवांछित ठोस, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों द्वारा निकला हुआ कचरा, घरों द्वारा निकला हुआ कचरा, सीवेज आदि पानी में मिल जाता है तो वह जल हमारे दैनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त नहीं हो पाता, अतः उस जल को हम दूषित जल कहेंगे और इस जल के दूषित होने की प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहा जाता है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। उद्योगों से निकलने वाला कचरा, रासायनिक अपशिष्ट तथा कई धातुएं जैसे मरकरी, कैडमियम, लेड आदि अपने साथ निकालता है और यह अंततः जाकर जल में मिलती हैं, जिससे कि जल को प्रदूषित करती है। सीवेज का जल मानव द्वारा पशुओं के मल को अपने साथ ले जाता है, जिसमें कई जीवाणु, हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया एवं यूरिक एसिड होते हैं और ये भी अंततः जब वाटर बॉडीज में मिलते हैं तो जल को प्रदूषित करते हैं। गांव में लोगों के तालाबों, नहरों में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने, बर्तन साफ करने आदि से भी ये जल स्रोत दूषित होते हैं। बहुत से साबुनों, डिटर्जेंट आदि से निकलने वाला पानी भी जल को प्रदूषित करता है। जब जल से परमाणु परीक्षण किए जाते हैं तो जल में इसके नाभिकीय कण मिल जाते हैं और ये जल को दूषित करते हैं। निर्माण कार्य में प्रयुक्त पदार्थ, इमारतों में प्रयोग होने वाले पदार्थ जैसे फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि नदी में मिलकर जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे डीडीटी, बीएचसी आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जानवरों एवं मछलियों आदि को नुकसान पहुंचाता है। अंततः खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करता है। नाइट्रेट तथा फॉस्फेट लवण ही साधारणतः रासायनिक उर्वरकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये लवण वर्षा के जल के साथ मिलते हुए वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। इनके कारण से जल का समृद्धिकरण अर्थात यूट्रोफिकेशन होता है, जिसे हम आगे स्टडी करेंगे। कच्चा पेट्रोल कुओं से निकलते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। कई बार कई जो कार्गो शिप्स होते हैं जिनमें ये कच्चा तेल ट्रांसपोर्ट होता है रिफाइनरीज तक, उन शिप के डूबने से, टूटने से या लीकेज होने से भी यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो समुद्र में फैल जाता है और बहुत लंबे समुद्र की सतह को अपने स्वयं से आच्छादित कर लेता है। अर्थात
पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी डेंसिटी घनत्व जल से कम होता है, इसलिए वो जल के ऊपर तैरते रहते हैं और एक सतह का निर्माण कर लेते हैं। जब इस तरह की एक इंसुलेशन सतह बन जाती है तब वायुमंडल का कॉन्टैक्ट है वो समुद्र के जल से समाप्त हो जाता है। तो ना तो वायुमंडल की ऑक्सीजन जो है उस जल में मिश्रित होकर जल में जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है उसको मेंटेन कर पाती है, और ना ही सूर्य का प्रकाश जल के भीतर तक पहुंच पाता है, जिससे जल में जीवित रहने वाली जो प्रजातियां एवं वनस्पतियां हैं उन पर काफी हानिकारक प्रभाव पड़ता है और कई बार उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इस तरह से जल में जितने भी तरह के प्रदूषण हैं वो किसी न किसी प्रकार से भौतिक संसाधनों को तथा जीवित संसाधनों को हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं। इसलिए पॉल्यूशन कम से कम किया जाना चाहिए। धन्यवाद।